जब अमीर घराने की बड़ी बेटी ने मुझसे शादी का प्रस्ताव रखा तभी एक मासूम और भोले चेहरे वाला लड़का उसकी जिंदगी में घुस आया। ऊपर से वह खुद को सीधा साधा दिखाता था, लेकिन अंदर से बेहद चालाक था। उसने किसी भी हद तक जाकर उसका बिस्तर हासिल कर लिया। अगले ही दिन लियू रुयान मेरे सामने आई। उसका चेहरा थका हुआ था और आंखें सूजी हुई थीं। मैंने उसे बर्फ जैसी ठंडी निगाहों से देखा। हर शब्द उसके दिल में खंजर की तरह उतर रहा था। जिस चीज को कोई और छू चुका हो, मुझे वह गंदी लगती है। ये सुनते ही लियू रुयान पूरी तरह टूट गई। उसकी आंखें लाल हो गईं। वह अचानक अपने कपड़े खींचकर खोलने लगी और घुटनों के बल मेरे सामने बैठ गई। उसकी हालत किसी पागल इंसान जैसी थी। लू चेन, ध्यान से देखो, मैंने 3 घंटे तक खुद को धोया है। मैं अब गंदी नहीं हूं। सच में गंदी नहीं हूं। लेकिन मेरी नजर उसके गले और कॉलर बोन पर पड़े लाल निशानों पर अटक गई। वे चुंबनों के निशान थे। उन्हें देखते ही मेरे भीतर का दर्द ज्वालामुखी की तरह फट पड़ा। आंखों से आंसू बह निकले। मैंने उसका हाथ झटक दिया। मेरी आवाज कांप रही थी, लेकिन उसमें गुस्सा भरा हुआ था। लियू रुयान, अपनी यह गंदी हालत लेकर मेरी नजरों से दूर हो जाओ। यही था तुम्हारा सरप्राइज? वह रोते रोते बोली। लू चेन प्लीज, जो तुम सोच रहे हो सच वैसा नहीं है। वह अपने शरीर पर पड़े उन निशानों को देख रही थी जिन्हें मिटाया नहीं जा सकता था। रोते रोते उसकी आवाज बंद हो गई। लेकिन इस बार मेरा फैसला बदलने वाला नहीं था। मैंने ठंडे स्वर में कहा, हमारा रिश्ता खत्म। आज के बाद मुझे परेशान मत करना। उस दिन के बाद मैं पूरे हाइचिंग शहर का मजाक बन गया। बाद में बड़े घरानों की राजनीतिक और कारोबारी लड़ाइयों के कारण लियू रुयान को मजबूरन जी बोदा को घर जमाई के रूप में स्वीकार करना पड़ा और मुझे चुपचाप विदेश भेज दिया गया। उसी दिन से मेरे दिल में नफरत की आग हमेशा के लिए जल उठी। 4 साल बाद लियू रुयान की जन्मदिन पार्टी। जी बोदा खुद को लियू परिवार का दामाद समझते हुए बड़े गर्व से केक लेकर अंदर आया। लेकिन दरवाजा खुलते ही उसका चेहरा जम गया। हाथ में पकड़ा केक लगभग जमीन पर गिर गया, क्योंकि लियू रुयान के बिल्कुल पास बैठा व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि लू चेन था। वही लू चेन जिसे 4 साल पहले विदेश में मर जाना चाहिए था। पूरा कमरा एक पल के लिए शांत हो गया। तभी कोने से एक लड़की की तंज भरी आवाज सुनाई दी। अरे वाह, ये तो जी साहब हैं। रुयान का जन्मदिन मनाने आए हो? फिर दरवाजे पर मूर्ति बनकर क्यों खड़े हो? सभी की निगाहें तुरंत जी बोदा पर टिक गईं। उनकी आंखों में छिपी नफरत साफ दिखाई दे रही थी। मैं अभी अभी विदेश से लौटा था और यह आदमी पहले ही मुझे परेशान करने आ पहुंचा था। आज यहां बैठे सभी लोग मेरे बचपन के दोस्त थे। वे सब सिर्फ मेरी वजह से इकट्ठा हुए थे, क्योंकि 4 साल पहले जी बोदा ने जो चाल चली थी उससे हम सभी नफरत करते थे। रुयान, तुम्हारा पति तो अभी भी दरवाजे पर खड़ा तुम्हारा इंतजार कर रहा है। मैं मुस्कुराया। मेरी मुस्कान का मतलब कोई नहीं समझ पाया। तब लियू रुयान ने धीरे से सिर उठाया। उसकी नजर जी बोधा पर पड़ी, लेकिन वह नजर किसी इंसान को नहीं बल्कि हवा को देख रही हो ऐसी थी। पूरी तरह ठंडी, पूरी तरह बेरुखी से भरी हुई। तभी एक वेटर ट्रे लेकर अंदर आया। उससे गलती से जी बोधा का कंधा टकरा गया। उसका महंगा मोबाइल जमीन पर गिर पड़ा, लेकिन किसी ने परवाह नहीं की। वेटर सीधा मेरी टेबल तक आया। मिस लियू, आपका ऑर्डर किया हुआ ड्रिंक। उसने मेरे सामने गुलाबी रंग की शराब का गिलास रख दिया। उसका नाम था फर्स्ट लव, पहला प्यार। यह ड्रिंक सिर्फ लियू रोयान मेरे लिए बनाती थी, क्योंकि मेरी शराब सहने की क्षमता बहुत कमजोर थी और मुझे फलों का जूस पसंद नहीं था। इसलिए यह खास ड्रिंक सिर्फ मेरे लिए बनाई गई थी। यह कभी मेन्यू में नहीं होती। रेस्टोरेंट में अगर कोई फर्स्ट लव ऑर्डर करे तो उसका मतलब सिर्फ एक होता था। लू चेन यहां मौजूद है, मैंने अचानक हंसते हुए कहा। ओ, अब समझा। लगता है मैं जी साहब की सीट पर बैठ गया हूं, इसीलिए बेचारे अभी तक अंदर नहीं आए। मैं उठने ही वाला था कि अचानक लियू रुयान ने मेरा कंधा पकड़ लिया। उसने मेरी तरफ देखे बिना ठंडे स्वर में कहा, बैठे रहो। फिर जी बोदा की ओर देखकर बोली, अंदर आओ। उसकी आवाज में मेरे लिए कभी मौजूद रहने वाली नरमी का नामो निशान नहीं था, सिर्फ ठंडापन और नफरत बची थी। जी बोदा का चेहरा पीला पड़ गया, जैसे किसी ने उसके सीने पर जोरदार मुक्का मारा हो। वह मजबूरी में अंदर आया और कांपती हुई मुस्कान के साथ बोला, रुयान, जन्मदिन मुबारक हो। जन्मदिन? मेरे बगल में बैठी श्या छिंग हंस पड़ी। आज तो हमें बस एक वेटर की कमी महसूस हो रही थी। क्या हमें यह सम्मान मिलेगा कि जी साहब आज हमारे लिए शराब परोसें? वह उसे जी साहब कह रही थी, लेकिन उसकी आवाज में सम्मान का एक कतरा भी नहीं था। हाईचेंग में जी परिवार बहुत शक्तिशाली था, लेकिन लियू परिवार उनसे भी ऊपर था। और सबसे बड़ी बात,
जी बोदा ऐसा आदमी था जो लियू रुयान के लिए अपनी सारी इज्जत तक छोड़ सकता था। लियू रुयान ने ठंडे स्वर में कहा, क्या तुम्हारे कान खराब हैं? मैं उसकी बगल में बैठा मुस्कुरा रहा था, बिल्कुल वैसे ही जैसे 4 साल पहले था। उसके दिल का सबसे प्यारा इंसान, उसकी पहुंच से बाहर चांद, उसका पहला प्यार। जी बोदा ने गुस्सा दबाते हुए शराब की बोतल उठाई। वह श्या छिंग के पास गया और उसका गिलास भर दिया, लेकिन श्या छिंग तुरंत हंस पड़ी। इतना भर दिया? क्या इरादा है? मैं ज्यादा नहीं पीना चाहती। कहीं कोई मेरी तस्वीरें खींचकर बाद में शादी के लिए ब्लैकमेल ना करने लगे। यह सुनते ही पूरा कमरा हंसी से गूंज उठा। किसी ने मजाक उड़ाया, अरे नहीं, उसे ब्लैकमेल नहीं कहते, उसे तो शादी करवाने की कला कहते हैं। श्या छिंग ने भी हंसते हुए कहा, सही कहा। जी साहब तो इस कला के उस्ताद हैं। जी बोदा के होंठ लगभग खून निकलने तक दब चुके थे। हाथ में पकड़ा गिलास भी टूटने वाला था। शायद वह चीख कर कहना चाहता था कि वे तस्वीरें सिर्फ यादगार थीं, मैंने कभी शादी के लिए मजबूर नहीं किया। लेकिन कोई उसकी बात सुनना नहीं चाहता था, क्योंकि लियू रुयान उससे नफरत करती थी, और उससे भी ज्यादा इस बात से कि उसने 4 साल पहले उसे और मुझे अलग कर दिया था। दोस्तों, आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूं कि इस स्टोरी में क्या चल रहा है। 4 साल पहले जी बोदा ने साजिश रचकर लू चेन और लियू रुयान को अलग कर दिया था और खुद लियू रुयान से शादी कर ली थी। जी बोदा की फैमिली भी बेहद ताकतवर और प्रभावशाली है। इसी वजह से उन्होंने लू चेन को कई सालों तक विदेश में रहने पर मजबूर कर दिया। लेकिन शादी के बाद भी लियू रुयान कभी जी बोदा से प्यार नहीं कर पाई। अब 4 साल बाद लू चेन विदेश से वापस लौट आया है और जी बोदा से अपना बदला लेना शुरू कर चुका है। उसे इस वक्त अपना गुस्सा निकालने के लिए किसी शिकार की जरूरत थी, और जी बोदा वही बदकिस्मत इंसान था जो सीधे उसके निशाने पर आ गया। यंग मास्टर जी, आप मुझे शराब क्यों नहीं परोस रहे? क्या सिर्फ इसलिए कि मैं कभी रुयान का बॉयफ्रेंड था? मैंने मासूमियत से पलकें झपकाईं, जैसे मुझे कुछ भी पता ना हो। जी बोदा चुप रहा। पूरे हैचिंग शहर में कौन नहीं जानता था कि मेरी शराब की सहन शक्ति बेहद खराब है, और कौन नहीं जानता था कि कभी मैं लियू रुयान की आंखों का तारा हुआ करता था। 4 साल पहले हुई उस बेमेल शादी के बाद लोग जी परिवार की ताकत से डरते थे और सामने कुछ कहने की हिम्मत नहीं करते थे। लेकिन पीठ पीछे ताने और अपमान कभी नहीं रुके। तभी लियू रुयान ने एक खाली गिलास उठाया और मेरे सामने पटक दिया, शराब भरो। उसका बिना एक पल सोचे मेरा पक्ष लेना जी बोदा के दिल में किसी तेज चाकू की तरह धंस गया। उसकी आंखें तुरंत नम हो गईं, लेकिन फिर भी उसने कांपती आवाज में सिर्फ एक शब्द कहा, ठीक है। मैं मुस्कुराया। रुयान, तुम्हारा पति तो बड़ा आज्ञाकारी निकला। जब मैंने कहा तो उसने सुना तक नहीं, लेकिन तुम्हारे एक शब्द पर तुरंत मान गया। मैं पैर पर पैर चढ़ाकर बैठ गया और मजाक उड़ाते हुए उसे देखने लगा। लियू रुयान की ठंडी नजरें जी बोदा पर टिक गई। फिर उसने बर्फ जैसी आवाज में कहा, घुटनों पर बैठ जाओ। धड़ाम! जी बोदा के हाथ से शराब की बोतल गिर गई। अंबर रंग की शराब पूरे फर्श पर फैल गई। उसने अविश्वास से सिर उठाया। वह उसका कानूनी पति था, लेकिन वह अपने पूर्व प्रेमी के लिए उसे सबके सामने घुटनों पर बैठने का आदेश दे रही थी। क्या तुम्हें इंसानों की भाषा समझ नहीं आती? इस बार लियू रुयान की आवाज पूरी तरह ठंडी हो चुकी थी। मैंने तुरंत बीच में आते हुए कहा, छोड़ो भी, आज तुम्हारा जन्मदिन है, मेरी वजह से माहौल खराब मत करो। इतना कहकर मैंने हल्के से उसके हाथ को छुआ। उस एक पल की गर्माहट से लियू रुयान का शरीर सिहर उठा। 4 सालों में यह हमारे बीच की सबसे नजदीकी दूरी थी। अगर जी बोदा बीच में ना आया होता तो हम कब के शादी कर चुके होते। शायद अब तक हमारा बच्चा भी बड़ा हो रहा होता। यह सोचकर मेरी आंखों में नफरत और गहरी हो गई। मैंने तुरंत शू नियन को एक इशारा किया। वह तुरंत समझ गई। वह जी बोदा के पीछे जाकर आलस भरी आवाज में बोली, अगर यंग मास्टर जी के घुटने इतने कीमती हैं तो छोटी बहन आपकी मदद कर देती है। धप! उसने एक जोरदार लात मारी। अगले ही पल जी बोदा सीधे मेरे सामने घुटनों के बल गिर पड़ा। महंगी पैंट का निचला हिस्सा फर्श पर फैली शराब से भीग गया। मैंने नाटक करते हुए हैरानी जताई, फिर उठकर अपने महंगे चमड़े के जूतों के साथ उसके सामने पहुंचा। ऊपर से उसे देखते हुए मुस्कुराया। यंग मास्टर जी, क्या यह मेरे लिए इतना बड़ा सम्मान है? मैंने एक हाथ जेब में डाला और दूसरे हाथ से अपनी कनपटी थपथपाई। फिर होठों पर व्यंग्य भरी मुस्कान लाकर कहा, लेकिन आज तुम्हारा यह घुटनों पर बैठना, क्या इसे स्वागत उपहार समझूं, या फिर 4 साल पहले मुझे और रुयान को अलग करने के लिए जो साजिश रची थी उसकी माफी? बात खत्म होते ही मैंने शराब का एक गिलास उठाया और धीरे धीरे उसकी सिर पर उड़ेल दिया। सिर्फ घुटनों पर बैठना काफी नहीं है यंग मास्टर जी। लाल शराब उसके सजे संवरे बालों से बहने लगी। कभी घमंड से भरा जी परिवार का बड़ा बेटा।
अब भीगे हुए कुत्ते से भी ज्यादा बदहाल दिख रहा था। मैंने खाली गिलास नीचे रखा। होठों पर संतोष भरी मुस्कान थी। तुम लोग मजे करो, मैं चलता हूं। मैं मुड़ा और बाहर निकलने लगा। रुको, मैं तुम्हें छोड़ देती हूं। लियो रोयान बिना सोचे खड़ी हो गई। मैंने पीछे मुड़कर अब भी घुटनों पर बैठे जी बोदा को देखा। उसकी मुट्ठियां भींची हुई थीं और पूरा शरीर कांप रहा था। मैंने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारा पति अभी भी घुटनों पर बैठा है। अगर तुम मुझे छोड़ने आई तो उसे जलन नहीं होगी। मेरी आंखों में साफ साफ मजाक झलक रहा था। लेकिन लियो रोयान ने सिर्फ 4 शब्द कहे, उसकी चिंता मत करो। मेरे लिए यह पक्षपात था, लेकिन जी बोदा के लिए यह किसी धीमी मौत से कम नहीं था। कमरे से बाहर निकलते ही ठंडी रात की हवा मेरे चेहरे से टकराई। मेरे चेहरे की मुस्कान तुरंत गायब हो गई। मुझे छोड़ने की जरूरत नहीं है, मैं खुद टैक्सी ले लूंगा। जी बोदा के सामने मैं सिर्फ अभिनय कर रहा था ताकि उसे और तकलीफ पहुंचे। असल में मैं इस औरत से कोई संबंध नहीं रखना चाहता था। लू चेन, लियो रोयान ने अनजाने में मेरा बाजू पकड़ लिया। मैंने ठंडी नजर से उसकी ओर देखा। मुझे मत छुओ। 4 साल पहले मैंने उससे यही कठोर शब्द कहे थे और जाहिर था कि वह आज भी उन्हें नहीं भूली थी। जैसे करंट लग गया हो, उसने तुरंत हाथ छोड़ दिया। उसकी आवाज कांप रही थी। माफ करना, मेरा ऐसा इरादा नहीं था। रात में अकेले टैक्सी लेना सुरक्षित नहीं है। मैं हंस पड़ा। लियो रुयान, मेरी सुरक्षा से तुम्हारा क्या लेना देना? पहले अपने पति की चिंता करो। लियो रुयान ने नजरें झुका ली। उसकी आंखों में मानो विनती छिपी हुई थी। मेरे होठों पर व्यंग्य भरी मुस्कान उभरी। मैं वापस सिर्फ पुरानी यादें ताजा करने नहीं आया था। जिस शोहरत, लोकप्रियता और सम्मान का ताज जी बोदा इतने सालों से पहने घूम रहा था, उसे हमेशा के लिए उसके सिर पर रहने देना मेरा इरादा नहीं था। उधर उस रात जब जी बोदा घर लौटा तो उसका स्वागत गहरी खामोशी ने किया। 4 साल की शादी में लियो रोयान ने उसे कभी पति का अधिकार नहीं दिया। हर रात वह अकेले खाली कमरे में सोता था। वह कभी इस घर में नहीं आती थी। यहां तक कि जानबूझकर उन सार्वजनिक कार्यक्रमों से भी बचती थी जहां जी बोदा मौजूद होता। तभी उसके दोस्त का फोन आया और उस एक कॉल ने उसकी हालत और खराब कर दी। क्या लियो रुयान फिर से लुचेन के पास चली गई? तुम तेज बुखार में इमरजेंसी वार्ड में भर्ती हो और उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन लू चेन के कॉन्सर्ट में जाने के लिए उसके पास समय है। जी बोदा का गला सूख गया। फिर भी वह खुद को दिलासा देने की कोशिश कर रहा था। शायद यह सिर्फ एक संयोग हो। फोन के दूसरी तरफ से उसका दोस्त चिल्लाया, संयोग? बकवास! जल्दी से ट्रेंडिंग न्यूज देखो। अगले ही पल मोबाइल स्क्रीन पर एक जबरदस्त ट्रेंडिंग हैशटैग चमक उठा। वीडियो में मैं अपने कॉन्सर्ट के दौरान दर्शकों से आराम से बातचीत कर रहा था। फिर कैमरा अचानक घूमता है और एक कोने में बैठी लियो रुयान दिखाई देती है। उसकी निगाहें मुझ पर जमी हुई थीं। उन आंखों में ऐसा दर्द और टूटन थी जिसे छुपाना नामुमकिन था। कमेंट सेक्शन पूरी तरह फट पड़ा। अरे, ये तो लियो परिवार की बड़ी बेटी है। क्या ये पति को खोकर पछताने वाली कहानी चल रही है? सुना है दोनों बचपन के दोस्त थे। यार, यही तो सच्चा प्यार लगता है। धड़ाम! जी बोदा के हाथ से मोबाइल गिर पड़ा। अब उसे पता चल चुका था, लियो रुयान सिर्फ कॉन्सर्ट में ही नहीं गई थी। वह उसी होटल में भी रुकी थी जहां मैं ठहरा हुआ था। उसके दिमाग में अनगिनत भयानक कल्पनाएं दौड़ने लगीं। शादी के बाद से, उस रात को छोड़कर जब उसने उसे नशा देकर शादी के लिए फंसाया था, लियो रुयान ने कभी उसे खुद को छूने तक नहीं दिया था। ईर्ष्या और दर्द ने जी बोदा का दिल चीर कर रख दिया। उधर मैं घर पहुंच चुका था। मैं मुस्कुराते हुए आगे बढ़ा और अपने माता पिता को गले लगा लिया। मां, पापा, बाहर इतनी तेज हवा चल रही है, फिर भी आप लोग मेरा इंतजार कर रहे थे। मां ने प्यार से मेरे कंधे थपथपाए। तू भी ना, वापस आने से पहले एक बार बता तो देता। देख कितना दुबला हो गया है। इतना कहकर उन्होंने मुझे तुरंत घर के अंदर खींच लिया। जैसे ही मैं लिविंग रूम में पहुंचा, मेरी बड़ी बहन लूजी सोफे पर बैठी दिखाई दी। वह मुझसे 3 साल बड़ी थी और देश की मशहूर वकीलों में से एक थी। मैं जाकर उसके पास बैठ गया और शरारत से उसके कंधे पर सिर टिका दिया। दीदी, आज हमारे महान वकील साहिबा को घर आने का समय कैसे मिल गया? लेकिन उसने मजाक का जवाब नहीं दिया। उल्टा मेरे माथे पर एक चपत लगा दी। तुम्हारा और लियो रुयान का ब्रेकअप हुए कितने साल हो गए? वो अब शादीशुदा है, फिर भी तुम उसकी गाड़ी में बैठकर वापस आए। दरअसल ऊपर की खिड़की से उसने लियो रुयान की कार पहचान ली थी। मैंने मासूम चेहरा बनाकर कहा, दीदी, क्या मैं ऐसा इंसान लगता हूं जो पुराना प्यार वापस ढूंढने जाएगा? लू जी ने गहरी सांस छोड़ी। उम्मीद है ऐसा ही हो। लियो परिवार का पानी बहुत गहरा है।
जिस दिन जीबोदा ने नशा देकर शादी की साजिश रची थी, उसी दिन तुम्हें सब समझ जाना चाहिए था। मैंने कोई सफाई नहीं दी, बस उसके लाए हुए उपहार को खोलने लगा। 4 साल बाद भी घर की गर्माहट बिल्कुल वैसी ही थी, लेकिन जी परिवार ने उन 4 सालों में मुझे देश लौटने नहीं दिया था। यहां तक कि मेरे परिवार को मुझसे मिलने से भी रोका था। उस अपमान का हर हिसाब मैं अब तक याद रखे हुए था। कुछ दिनों बाद चेन परिवार की भव्य पार्टी शुरू हुई। महंगी गाड़ियों की कतारें लगी हुई थीं। जी बोदा ने खास तौर पर गहरे लाल रंग का कस्टम डिजाइन सूट पहना था। उसे उम्मीद थी कि वह पूरे समारोह का केंद्र बनेगा, लेकिन जैसे ही वह कार से उतरा, उसकी मुस्कान जम गई, क्योंकि उसने देखा लियू रोयान बड़ी सावधानी से मेरी रक्षा करते हुए मुझे अपनी रोल्स रॉयस से उतार रही थी। मैं सफेद सूट में था और वह बिल्कुल मेरी परछाई की तरह मेरे साथ चल रही थी। यह दृश्य देखकर कुछ लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। एक आदमी तेजी से मेरी तरफ लपका। मैं अभी कुछ समझ भी नहीं पाया था कि एक मुक्का मेरी तरफ आया, लेकिन आधे रास्ते में ही एक हाथ ने उसे मजबूती से पकड़ लिया। मैंने सिर उठाया और लियू रुयान की चौड़ी पीठ दिखाई दी। वह मेरे सामने ढाल बनकर खड़ी थी। लियू रुयान, तुम्हारा पति यहीं खड़ा है, फिर भी तुम उसके सामने इस आदमी की रक्षा कर रही हो। सामने खड़ा व्यक्ति गुस्से से कांप रहा था। उधर जी बोदा का चेहरा पूरी तरह सफेद पड़ चुका था। मैंने तुरंत लियू रुयान के कपड़े का कोना पकड़ लिया। धीमी और उदास आवाज में बोला, रुयान, तुम ठीक हो ना? अपनी आंखों के कोने से मैंने जी बोदा की ओर तिरस्कार से देखा। कभी घमंड से भरा यह युवा मास्टर आज अपनी पत्नी को दूसरे आदमी की रक्षा करते देख रहा था, लेकिन विरोध तक नहीं कर पा रहा था। सचमुच प्यार में अंधा इंसान। मैं ठीक हूं। लियू रोयान मेरी ओर मुड़ी। उसकी आंखों की सारी बर्फ पिघलकर कोमलता में बदल गई। उसे बाकी किसी की परवाह नहीं थी। मेरी झूठी चिंता उसके लिए सब कुछ बन चुकी थी। मैं उसके पीछे से निकलकर सामने खड़े लोगों के पास गया। चेहरे पर शालीन मुस्कान थी। 4 साल पहले जो हुआ, सही और गलत कौन था, यह सब जानते हैं। उस रिश्ते में असली पीड़ित मैं था। फिर मैंने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन अब मेरी अपनी जिंदगी है। दूसरों की पत्नी छीनने जैसी चीजों में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। यह शब्द सुनते ही लियू रुयान का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया, जैसे किसी ने उसके दिल पर बार बार चाकू चला दिया हो। लेकिन मैंने उसे पूरी तरह अनदेखा कर दिया। जाते जाते जीबोदा को एक चुनौती भरी मुस्कान भी दे दी। पार्टी के दौरान मैं चेन वेनजोंग के पास बैठा था। उसकी गोद में बैठी छोटी बच्ची के साथ खेल रहा था। टेबल पर एक शुद्ध सोने की छोटी मूर्ति रखी थी, जिसका चेहरा उस बच्ची से काफी मिलता जुलता था। कैसी लगी? इसका डिजाइन मैंने खुद बनाया है। बच्ची मेरी उंगली पकड़कर खिलखिलाने लगी। मैंने जानबूझकर अपनी आवाज नरम कर ली। तभी चेन वेनजोंग ने पूछा, तुम आज लियू रोयान के साथ कैसे आए? मैंने बिना सिर उठाए जवाब दिया, बस ऐसे ही। वह गंभीर हो गई। आग से मत खेलो। लियू रोयान पहले जैसी नहीं रही। वह अब बहुत उदास और जुनूनी हो चुकी है। क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि वह तुमसे चिपक जाएगी और कभी छोड़ने को तैयार नहीं होगी? मैं हंस पड़ा। उसमें इतनी हिम्मत नहीं है। लेकिन जैसे ही मैंने यह कहा, ऊपर से एक ठंडी और अधिकारपूर्ण आवाज सुनाई दी, क्या मैं उसे गोद में ले सकती हूं? हमने मुड़कर देखा। काले प्रोफेशनल सूट में लियू रोयान खड़ी थी। कुछ देर झिझकने के बाद बच्ची उसे दे दी गई, लेकिन लियू रोयान पूरी तरह अकड़ी हुई थी। वह इतनी सावधानी से बच्ची को पकड़े हुए थी, मानो जरा सी ताकत लगाने पर वह टूट जाएगी। उसे देखकर अचानक मेरे दिल में दर्द उठा। 4 साल पहले जब मैं बीमारी से जूझ रहा था, तब वह भी ऐसे ही सपने देखा करती थी। वह चाहती थी कि मैं ठीक हो जाऊं, फिर हम शादी करें, एक घर बसाए और अपने बच्चे हों। लेकिन वह सपना कभी पूरा नहीं हो पाया। मैं आगे बढ़ा और धीरे से उसका हाथ सही जगह पर रखा। ऐसे पकड़ो, वरना बच्ची को असुविधा होगी। बच्ची और भी खुश होकर हंसने लगी, लेकिन लियू रोयान की निगाहें मुझ पर जमी रहीं। उसकी आंखों में ऐसा दर्द था जो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। हम दोनों जानते थे, अगर 4 साल पहले वह साजिश ना हुई होती तो शायद आज हमारा परिवार भी ऐसा ही खुशहाल होता। लेकिन दुनिया में अगर जैसी कोई चीज नहीं होती। पार्टी खत्म होने लगी। मैंने कई लोगों से पीछा छुड़ाया। फिर मेरी नजर जी शिंगजी पर पड़ी। जी बोदा की दूसरी बहन, मनोरंजन जगत की सुपरस्टार और अपने छोटे भाई पर जान छिड़कने वाली महिला। मैंने शराब का आखिरी घूंट पिया और मेरी आंखों में एक खतरनाक योजना चमक उठी। चुपचाप मैं हॉल से बाहर निकल गया। आधे घंटे बाद जी शिंगजी की लग्जरी वैन चेन परिवार के घर से निकल चुकी थी। वह थकी हुई सीट पर आंखें बंद करने ही वाली थी
कि अचानक उसकी नजर पीछे की सीट पर गई और वह दंग रह गई, क्योंकि वहां मैं बैठा था, सिर झुकाए सोता हुआ दिखाई दे रहा था। मेरे बिखरे बाल आधा चेहरा ढके हुए थे। शियाओ चिन, तुम सुरक्षा कैसे देख रहे थे? कोई भी आदमी गाड़ी में चढ़ गया और तुम्हें पता तक नहीं चला। जी शिंगजी का चेहरा तुरंत सख्त हो गया। ड्राइवर घबरा गया। उसने गाड़ी रोकी और मुझे जगाने के लिए हाथ बढ़ाया। हाँ, शोर मत करो, मैंने नशे में डूबे आदमी की तरह बड़बड़ाया। फिर शरीर ढीला छोड़कर सीधे जी शिंगजी के कंधे पर गिर पड़ा। जैसे ही उसने मेरा चेहरा साफ देखा, उसकी भौहें कसकर सिकुड़ गईं। मैंने नशे का नाटक जारी रखा। गाल हल्के लाल थे, लेकिन मेरी उंगलियां उसकी बांह को इतनी मजबूती से पकड़े हुए थीं कि वह छुड़ा नहीं पा रही थी। आ दर्द से जी शिंगजी ने गहरी सांस ली। कार की खिड़की के बाहर रात और भी गहरी हो चुकी थी और उसी अंधेरे में एक नए बदले की कहानी अभी अभी शुरू हुई थी। उधर कार के अंदर हवा में खून की तेज गंध फैली हुई थी, लेकिन मैं अभी भी जी शिंगजी को कसकर पकड़े हुए था। मेरे नाखून उसकी कमर में धंस चुके थे। दर्द से उसका चेहरा हरा पड़ गया। मैंने नशे में धुत इंसान की तरह सिर उठाया। तुम कहीं देखी देखी लग रही हो। इतना कहते ही छटाक, मैंने अचानक उसके चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। हम पहले कहीं मिले हैं क्या? मैं लड़खड़ाती आवाज में बड़बड़ाया, लेकिन दूसरी तरफ मेरा हाथ उसकी कमर को और जोर से जकड़े हुए था। जी शिंगजी का गुस्सा फूटने ही वाला था कि अचानक ची, कार ने तेज ब्रेक लगा दिया। मैंने बिजली जैसी फुर्ती दिखाई, उसे आगे धक्का देकर खुद उसके पीछे छिप गया। जी शिंगजी का सिर सीधे सामने की सीट से टकराया। दर्द से उसकी चीख निकल गई। अब उसे पूरा यकीन हो चुका था, यह आदमी जानबूझकर सब कर रहा है। उसने तुरंत मुझे पकड़कर बाहर खींचा और गुस्से से बोली, क्या मेरे भाई की शादी बर्बाद करना काफी नहीं था? अब मेरा पीछा भी करने लगे हो? लेकिन मैं मासूम चेहरा बनाकर उसे देखने लगा। मेरा सिर बहुत दर्द कर रहा है। मेरी आवाज इतनी बेबस और मासूम लग रही थी कि किसी का भी दिल पिघल जाए, लेकिन जी शिंगजी पर इसका कोई असर नहीं हुआ। तभी कार का दरवाजा अचानक बाहर से खुला और किसी ने जी शिंगजी को जोर से नीचे खींच लिया। वह कोई और नहीं, लियू रुयान थी। वह तुरंत कार के अंदर झुकी और मुझे सहारा देकर उठाया। लूचेन, तुम ठीक हो? मैंने नशे का नाटक जारी रखा। सिर दर्द कर रहा है? लियू रुयान ने प्यार से मुझे बाहर निकाला। फिर ठंडी नजर से जी शिंगजी को देखते हुए बोली, हर किसी को अपनी कार में बैठने की इजाजत मत दिया करो। उसकी बाहें मेरे कंधों पर थीं और उसकी आंखों में बर्फ जैसी ठंडक थी। जी शिंगजी गुस्से से हंस पड़ी। लियू रुयान, तुम्हें याद है ना कि तुम किसकी पत्नी हो? तुम मेरे सामने लुचेन को गले लगा रही हो, तो मेरा भाई तुम्हारे घर में आखिर किस हैसियत से रहता है? लेकिन लियू रुयान सिर्फ मुस्कुराई। उसकी मुस्कान में तिरस्कार भरा हुआ था। तो तुम्हारे भाई को भी याद होना चाहिए कि उसने कितनी घटिया चालें चलकर मेरी जिंदगी में जगह बनाई थी। यह सुनकर जी शिंगजी एक पल के लिए चुप हो गई। फिर उसने दांत भींचकर कहा, अगर मेरे भाई को कुछ भी हुआ तो मैं तुम दोनों को बर्बाद कर दूंगी। लियू रुयान हंस दी। सच में? तो फिर कोशिश करके देख लो। इसके बाद वो मुझे लेकर वहां से चली गई। जैसे ही हम कार में बैठे, मैंने तुरंत आंखें खोल दी। अब मेरे चेहरे पर नशे का नामो निशान नहीं था। मैंने ठंडी आवाज में कहा, आइंदा मेरी जिंदगी में दखल मत देना। लियू रुयान समझ गई। मैं पूरी देर सिर्फ अभिनय कर रहा था। उसके चेहरे पर कड़वी मुस्कान आ गई। लू चेन, जी बोदा, तुम्हारे बदले के लायक नहीं है। लेकिन मैंने उसकी बात बीच में ही काट दी। क्या हुआ? तुम्हें डर है कि मैं तुम्हारे प्यारे पति को नुकसान पहुंचा दूंगा? मैं हंस पड़ा। वैसे भी वो मुझसे ज्यादा हैंडसम है, उसका परिवार भी मुझसे बेहतर है और वो तुम्हारे पीछे भी मुझसे ज्यादा भागता है। तुम मुझसे प्यार नहीं करोगी तो और किससे करोगी? मेरे हर शब्द ने लियू रुयान के दिल को चीर कर रख दिया। वह कुछ कहना चाहती थी, लेकिन मैंने खिड़की की तरफ मुंह फेर लिया। उसे सिर्फ अपनी ठंडी पीठ दिखाई। घर पहुंचते ही मेरी कजिन बहन हेलान ने मुझे पकड़ लिया। बताओ, तुम फिर उस धोखेबाज औरत के साथ क्या कर रहे थे? उसने हाथ बांधकर मुझे घूरा। मैं तुरंत उसके गले में हाथ डालकर हंसने लगा। अरे दीदी, वो आज भी मुझे नहीं भूल पाई है, लेकिन मैं दोबारा उसके पास नहीं जाने वाला। उसके आगे कुछ बोलने से पहले ही मैंने विषय बदल दिया। वैसे दीदी, आपकी नई फिल्म के लिए हीरो की तलाश चल रही है ना? मैं एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में एंट्री करना चाहता हूं। उस फिल्म का मुख्य किरदार एक प्रतिभाशाली वायलिन वादक था और इंटरनेट पर इस रोल के लिए सबसे लोकप्रिय नाम था जी बोदा। मुझे पूरा भरोसा था कि मेरी बहन जी बोदा को कभी नहीं चुनेगी,
लेकिन उसने मेरी उम्मीद के विपरीत तुरंत मना कर दिया। बिल्कुल नहीं, फिल्म इंडस्ट्री तुम्हारे लिए नहीं है। मैंने तुरंत अपनी पुरानी चाल चल दी। दीदी, आप जैसी महान डायरेक्टर मेरे साथ होंगी तो मुझे क्या खतरा हो सकता है। आखिरकार वह मान गई, लेकिन उसने चेतावनी दी, मेरी फिल्म का हीरो वाला रोल तुम्हारे लिए नहीं है। मैं मुस्कुराया, मुझे हीरो नहीं बनना, लेकिन मैं एक आदमी को हीरो बनाना चाहता हूं। हेलान हैरानी से मुझे देखने लगी, और तब मैंने धीरे धीरे एक नाम लिया। मैं चाहता हूं कि इस फिल्म का हीरो जी बोदा बने। यहीं से लू चेन की अगली बड़ी बदले की योजना शुरू हो। उसी समय जीबोदा हाथ में गर्म खाना लिए बेचैनी से लियो ग्रुप के ऑफिस के नीचे खड़ा था। 4 साल की शादी के बाद भी कंपनी में लियो रोयान की सेक्रेटरी के अलावा किसी को नहीं पता था कि वह उसका पति है। बाहरी दुनिया की नजरों में दोनों अब भी अविवाहित थे। अगर कोई बहुत जरूरी बात ना हो तो लियो रोयान उसे कंपनी में कदम रखने तक की अनुमति नहीं देती थी। लेकिन इस बार जी बोदा एक हफ्ते से ज्यादा समय से उसे नहीं मिला था। वह सिर्फ एक बार उसे देखना चाहता था, चाहे बदले में कितनी भी बेइज्जती क्यों ना झेलनी पड़े। तभी सेक्रेटरी चू श्याओ श्याओ बाहर आई। मिस्टर जी, प्रेसिडेंट लियू ने आपको अंदर बुलाया है। जी बोदा ने धन्यवाद कहा और दरवाजा खोल दिया। लेकिन अगले ही पल वह दरवाजे पर ही जम गया, क्योंकि लियो रुयान की कुर्सी पर कोई और नहीं, लू चेन बैठा हुआ था। मैं आराम से कुर्सी पर पीछे झुका हुआ था। दोनों पैर उसके ऑफिस टेबल पर रखे हुए थे और लापरवाही से फाइलें पलट रहा था। सबसे हैरानी की बात यह थी कि लियो रोयान, जिसे सफाई की बीमारी थी और जो किसी को अपनी चीजें छूने तक नहीं देती थी, वह बिल्कुल शांत बैठकर फोन पर बात कर रही थी, मानो उसे कुछ दिख ही नहीं रहा। मैंने धीरे से सिर उठाया और मुस्कुराते हुए कहा, मिस्टर जी, वहां खड़े खड़े क्या देख रहे हैं? मैं आज यहां काम की बात करने आया हूं, कहीं गलत मत समझ लेना। जी बोदा को बिल्कुल यकीन नहीं हुआ, लेकिन लियो रुयान की ठंडी निगाहों के सामने वह कुछ बोल भी नहीं पाया। आखिरकार उसने हिम्मत जुटाकर कहा, क्या तुम दू परिवार को छोड़ नहीं सकती? मैं दू जितेंग की तरफ से माफी मांगता हूं। कुछ दिन पहले दू जितेंग ने उसकी तरफदारी कर दी थी और उसके बाद से दू परिवार दिवालिया होने की कगार पर पहुंच गया था। जी बोदा जानता था कि इसके पीछे सिर्फ लियो रोयान हो सकती है, लेकिन लियो रोयान ने बिना सोचे जवाब दिया, नहीं। बस 2 शब्द, लेकिन उन 2 शब्दों ने जी बोदा को बर्फ की गुफा में धकेल दिया। वह कांपती आवाज में बोला, लियो रोयान, कम से कम हमारी शादी तो हुई है। क्या तुम्हें इतना निर्दयी होना जरूरी है? लियो रोयान हंस पड़ी, तुम मुझे धमका रहे हो? फिर उसने तिरस्कार से कहा, दू परिवार इसलिए बर्बाद हो रहा है क्योंकि दू जितेंग ने तुम्हारे जैसे मूर्ख का साथ दिया। यह सुनते ही जी बोदा के पैरों तले जमीन खिसक गई। उधर मैं धीरे से उसके पास गया और उसे एक टिश्यू पकड़ा दिया। मिस्टर जी, आंसू पोंछ लीजिए, आपकी दोस्त की कंपनी अभी भी बच सकती है। यह दृश्य बिल्कुल वैसा ही था जैसा कई साल पहले हुआ था। तब भी मैं उसे टिश्यू देकर नकली सहानुभूति दिखा रहा था। जी बोदा ने मेरी तरफ देखा तक नहीं, वह पलटा और भागता हुआ ऑफिस से निकल गया। जैसे ही वह गया, लियो रोयान तुरंत मेरे सामने एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट रख दिया। यह देश की सबसे बड़ी फिल्म कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट था और वह इसे मुझे मुफ्त में देने को तैयार थी। फिर उसने गहरी नजरों से कहा, चैन चैन, मेरी हर चीज तुम्हारी है। लेकिन मैंने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। लियो प्रेसिडेंट, क्या मुझे याद दिलाना पड़ेगा कि अभी अभी तुम्हारा पति रोते हुए यहां से गया है? लियो रुयान का चेहरा तुरंत उदास हो गया। हम सिर्फ नाम के पति पत्नी हैं। लेकिन मैं उसकी बात पूरी होने से पहले बोल पड़ा, तो 4 साल पहले क्या था? मेरे हर शब्द में नफरत भरी हुई थी। क्या तुम दोनों कभी एक बिस्तर पर नहीं सोए? क्या उसने कभी तुम्हारी बीमारी में तुम्हारी देखभाल नहीं की? लगातार सवालों ने लियो रुयान को पूरी तरह चुप करा दिया। उसके पास कोई जवाब नहीं था। मैं वापस टेबल के पास गया, कॉन्ट्रैक्ट पर अपना नाम साइन किया, फिर कहा, लियो रुयान, मैं तुम्हारी मदद के लिए तुम्हारा शुक्रिया नहीं करूंगा, क्योंकि यह सब तुम मुझ पर उधार हो। इसके बाद मैंने सीधे आदेश देना शुरू कर दिया, मेरे एजेंट से संपर्क करो। अगले महीने शूटिंग शुरू होगी और मुझे लेने तुम खुद आओगी। लेकिन लियो रुयान ने सिर्फ एक बात सुनी। मैंने आखिरकार उससे बात की थी। उसकी आंखों में उम्मीद चमक उठी। मैंने बिना पीछे देखे कहा, आज रात तुम्हें ब्लॉक लिस्ट से निकाल दूंगा। बस इतना सुनते ही लियो रुयान के चेहरे पर मुस्कान लौट आई। लेकिन अगले ही पल मैंने ठंडी आवाज में कहा, और हां, जी बोदा को निशाना बनाना बंद कर दो। उसकी मुस्कान तुरंत गायब हो गई। दू जितेंग सिर्फ जी बोदा की मदद कर रहा था। ऐसे लोगों को बचाने की जरूरत नहीं है, मैंने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया। तुम ऐसा समझ सकती हो कि मैं उसकी मदद करना चाहता हूं,
फिलहाल अपने लोगों को पीछे हटा लो। लेकिन बहुत जल्दी नहीं। ल्यूरोयान तुरंत समझ गई कि मैं कोई नई चाल चल रहा हूं, और बिना एक पल सोचे उसने हामी भर दी। कुछ ही दिनों बाद